Hello everyone. Welcome to EcoSystem. Me myself Prabal Das, featuring this weekly current affairs. So let's start today's video with a lovely quote. The quote for the day is APSC student who are reliant on hard work never discusses luck. तो अगर आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्किंग हार्ड तो आपका सक्सेस मिलना निश्चिंत है। ठीक है, तो आप घर पे काम करते रहिए, सिर्फ लक फेवर नेक मत कीजिए कि आपका लक है तो हो जाएगा, लक नहीं है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, काम करते रहिए, एट द एंड रिजल्ट्स आपके फेवर में रहेंगे। सो ये सब टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू डिपार्टमेंट ऑफ स्टार्टअप्स। सो एज एवरीवन नो कि पूरे इंडिया भर में एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है। तो जो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, सो रिगार्डिंग असम गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लिया है ताकि दे कैन मोटिवेट स्टार्टअप और दे कैन कैटर स्टार्टअप इन असम। तो उसके लिए कैबिनेट ने क्या किया है, कैबिनेट ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है ताकि दे कैन सपोर्ट, दे कैन हैंड होल्ड स्टार्टअप्स जो अभी ग्रूम हो रहे हैं। तो उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट अगर देखें हम लोग एज पर डाटा ऑफ डीपीपीआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उनका ये मानना है कि असम में अबाउट 1487 स्टार्टअप्स अभी तक ग्रूम हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ डिसीजन लिया गया है बाय आवर कैबिनेट ताकि एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, एक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एक स्पेस बनाया जाए, है ना, एक स्टेट में एक स्पेस बनाया जाए ताकि जो स्टार्टअप है उसको मोटिवेट कर सके। तो फर्स्ट पॉलिसी है असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर है अबाउट डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक वेबसाइट बनाया जाएगा, फिर एक ऐप बनाया जाएगा, एक सेपरेट पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पे जो स्टार्टअप्स है उनको डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रांट्स या एनी इंफॉर्मेशन जो चाहिए उनको उस ऐप में के थ्रू उनको मिल जाएगा। सेकेंड, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्पेसेस बनाए जाएंगे या डिफरेंट इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे उनको डिफरेंट आइडियाज ऑफ बिजनेस मिलेगा। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, क्या करना है, कहाँ पे सही रहेगा, उसको उनको वो आइडिया मिलेगा तो भी सेंटर्स, ताकि जो भी स्टार्टअप से उनको हेल्प हो सके टू क्रिएट एन बिजनेस मॉडल। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फंडिंग एंड इनिशिएटिव्स। तो डिफरेंट लोन्स दिया जाएगा, है ना, डिफरेंट लोन्स विद इंटर सब्सिडीज, डिफरेंट ग्रांट दिया जाएगा स्टार्टअप्स को ताकि दे कैन बी हेल्प टू वर्क इन देयर स्टार्टअप। ठीक है, फोर्थली होगा आपका क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो उसे पता है आपको पूरे इंडिया भर में वर्क फोर्स है, हमारे पास वी हैव वर्क फोर्स बट उनके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं है। तो डिफरेंट सेल्स बनाए जाएंगे, सेल्स, है ना, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स बनाए जाएंगे जहाँ पे जो वर्क फोर्स है उनको एक अप्रोप्रिएट स्किल दिया जाएगा ताकि दे कैन बी कैटर्ड बाय द स्टार्टअप्स और एनी इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। ठीक है, तो आसाम में ये बेसिकली हो रहा है, डिफरेंट सेल्स बी क्रिएटेड जहाँ पे वर्कफोर्स को स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है फर्स्ट पॉलिसी, दैट इज असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। नेक्स्ट आपका है असम एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025। तो एज एवरीवन नो, इंडिया एट प्रेजेंट डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत हाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली डिफेंस इक्विपमेंट जो है बेसिकली इंडिया में बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स भी हाई हो रहा है टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक वियतनाम, फिलीपींस, है ना। तो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए 2023-24 में अबाउट 21,083 करोड़ का आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो उसको उसको ही देखते हुए आसाम को भी एक हब क्रिएट हो सके फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसके लिए ये पॉलिसी लाया गया है। ठीक है, थर्ड आपका है असम एक्शन प्लान ऑन बायो E3 पॉलिसी। E3 इज फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जाएगा, बायोटेक के हेल्प से डिफरेंट इनिशिएटिव इन केस ऑफ फूड, है ना, स्पेस, फ्रेग्रेंस एंड एरोमा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इन सब सेक्टर्स में काम किया जाएगा ताकि एक एनवायरनमेंट फ्री
इनिशिएटिव लिया जाए, ठीक है। एंड बेसिकली इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा एंड इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें E3 इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम हो सकता है कि असम एक्सटर्नल प्लान जो हुआ है बायो E3 का, उसमें E3 क्या क्या है। तो ई फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तीन को देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेरिस एआई समिट। तो एज एवरीवन नो कि अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, दैट इज एआई, है ना। तो एआई के रिगार्डिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं पूरे इंडिया, पूरे इंडिया भर में या पूरा पूरा वर्ल्ड भर में, ठीक है। तो उसका समिट हुआ है 2025 में, कहाँ पे, फ्रांस, जहाँ पे हमारे पीएम मोदी जी वहाँ पे गए हैं, ठीक है। है ना, डेवलपमेंट ऑफ एआई से क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट होंगे वो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इज हाई एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। तो एज प्रेजेंट क्या होगा, जब एआई का बूस्ट होगा, उसे डिफाइन है ना डाटा सेंटर्स से, क्योंकि डाटा क्या है, डाटा इज एट प्रेजेंट डे वर्ल्ड गोल्ड ना। डिफरेंट डाटा से ही एआई बेसिकली काम करेगा, ठीक है। तो डाटा सेंटर बेसिकली जो बढ़ जाएगा, उससे जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जो एट प्रेजेंटली अबाउट 1 से 2% है या 3 to 4% है एट प्रेजेंटली, वो बढ़ के 21% हो जाएगा, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बिकॉज उस टाइम में एस टाइम पास ऑन क्या होगा, एआई का जो कल्चर है वो बढ़ जाएगा ना, एआई का जो बूम है वो होगा, तो उससे जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का वो भी 21% तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज हाई एनर्जी कंजम्पशन। सेकेंड, CO2 राइज हो जाएगा, है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड राइज हो जाएगा तो क्या हुआ, एनवायरमेंट में इफेक्ट करेगा ना, उससे डिफरेंट डिजीज वगैरह होगा, उससे सोशल कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना, सोसाइटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड थर्डली, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। जो प्रेजेंटली एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, तो ये कंजम्पशन बढ़ जाएगा ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपका तीन डिफरेंट चैलेंजेस, ठीक है। अभी आते हैं जो भी ना समिट हुआ ना 25 में पेरिस में, तो ये पेरिस एआई समिट, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, क्या क्या साइन हुआ है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई, ठीक है। तो इसमें 15 कंट्रीज ने साइन किया है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। ताकि जो भी एआई है उसको हम एक सस्टेनेबल वे में यूज करें, ताकि जो लोग हैं इस वर्ल्ड भर में उनको हार्म ना पहुंचे और एआई भी काम करते रहे, ठीक है। तो जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल इन द प्लेनेट, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया। सेकेंड, ह्यूमन सेंट्रिक एआई एंड ग्लोबल प्रायोरिटीज, ठीक है। तो बेसिकली एथिकली अगर हम देखें, द समिट एम्फसाइज द नीड फॉर एथिकल, सेफ एंड इंक्लूसिव एआई, ठीक है, एंसरिंग ह्यूमन राइट्स। ऐसा ना हो कि एआई में हम लोग इतना ही आगे बढ़ जाए, जो ह्यूमन राइट्स है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो इनिशिएटिव हम लोग देखेंगे कि वो इनिशिएटिव ह्यूमन राइट्स को हैम्पर ना करे, ठीक है। थर्ड पॉइंट टॉपिक है हमारा इन विट्रो गिमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना आईडीएफ। तो आईडीएफ क्या है, आईडीएफ है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो साइंस स्टूडेंट्स है उनको पता होगा, जिनको नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो आईडीएफ जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग बाहर में ही, मतलब इन द एनवायरनमेंट इटसेल्फ, है ना, बाहर में ही वी फर्टिलाइज द एग्स एंड स्पर्म सेल्स, ठीक है। और बाहर में ही हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो मतलब जिससे फीटस डेवलप होगा, जिससे बेबी बच्चा पैदा होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो जो आईवीएफ है, इसमें क्या होगा, इसमें बाहर में ही इन द एनवायरनमेंट इटसेल्फ विल क्रिएट अ कंडीशन जहाँ पे स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स को फर्टिलाइज कर सके, एंड बाहर ही, एंड देन वी कैन ट्रांसपोर्ट दैट फर्टिलाइज सेल इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके बाद दी बेबी विल टेक बर्थ, है ना। तो क्योंकि देखो होता क्या है ना, आईवीएफ करते कौन लोग हैं, आईवीएफ करते कौन लोग हैं, जिनका फीमेल बॉडी में होता क्या है, फीमेल बॉडी में
वो कंड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल, है ना। तो वो एनवायरमेंट नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, बाहर हम लोग उनका एक्सेस लाते हैं, है ना। पकड़ लो एक कपल है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो वाइफ का हमने एक्सेस ले लिया, हमने मेल का स्पर्म सेल्स ले लिया, तो हमने बाहर में ही एक एनवायरमेंट क्रिएट किया टू फर्टिलाइज दिस स्पर्म एंड एग सेल्स, है ना। तो जब वो फर्टिलाइज हो जाए, है ना, जब वो एक एम्ब्रॉय बन जाए, एम्ब्रॉय मतलब फर्स्ट इनिशियल स्टेज, है ना, जब वो फर्स्ट स्टेज में आ जाए, विल इम्प्लांट दैट एम्ब्रॉय इन द फीटस, सॉरी इन द वोम, है ना, माँ का जो वोम है ना, कोक बोलता है ना, माँ का कोक, वहां पे उसको इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आईवीएफ का। ठीक है, तो बोलते हैं ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग बाहर में ही विल फर्टिलाइज इट, sperm cells and egg cells, and then we'll transport the fertilized egg in the womb of the mother। ठीक है, ये आपका है आईवीएफ का। बट इन दिस केस नया एक टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया है, दैट इज इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, पकड़ लो किसी एक मेल में या फीमेल में, पकड़ लो उनका जो इन मेल स्पर्म सेल्स डेवलप नहीं हुए इतने, तो फिर इन फीमेल्स एग सेल्स इतने डेवलप नहीं हुए अच्छे से, तो आईवीएफ तो उनमें होगा नहीं ना, क्योंकि बाहर में भी उनको ला नहीं पाएंगे क्योंकि डेवलप नहीं है वो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, आईबीजी। आईबीजी एनेबल्स लैब बेस्ड रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आईबीजी से न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स एग एंड स्पर्म सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स। मतलब पकड़ो, स्टेम सेल्स क्या है, हमने आपके हेयर से, आपके ब्लड से कुछ सेल्स ले ली, है ना, क्योंकि आपका ब्लड भी क्या है, ब्लड तो ब्लड सेल्स ही है ना। आपका जो लाल है खून, वो लाल खून क्यों है, बिकॉज उनके ऊपर आरबीसीस है, रेड ब्लड सेल्स है ना, इसलिए इसलिए वो लाल दिखता है। तो हमने क्या किया, हमने आपसे फीमेल से भी मेल से भी, जिसमें इश्यू है, जहां पे स्पर्म नहीं बन रहा है मेल में, या फिर फीमेल में एग नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो जिसमें एग नहीं बन रहा है, जिसमें स्पर्म नहीं बन रहा है, उसमें तो आईवीएफ होगा नहीं ना। आईवीएफ जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, आईवीएफ वो तो होगा नहीं ना। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें हम लोग सेल्स लेते हैं, ठीक है, उनसे ऑफ हेयर सेल्स हो जाए, ये फिर ब्लड सेल्स हो जाए, उसको उसको लेके क्या करेंगे हम लोग, लेके हम लोग उसी सेल्स को, देखो ये पे क्या लिखा हुआ है, पकड़ लो, हमने ये टेस्ट किया इन माउस, है ना। तो एक माउस है, उससे हमने एक सेल लिया, है ना, एक स्टेम सेल लिया, पकड़ लो उसके पाव से लिया, उसके स्किन से लिया हमने एक सेल लिया, उस सेल में, ये एक सेल है, उस सेल में क्या करेंगे हम लोग, उसमें जीन्स डालेंगे, जीन्स मतलब डीएनए, हम लोग उसमें डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो सेल है वो एक स्टेम सेल बना, स्टेम सेल, और वो स्टेम सेल से इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्स सेल और ए स्पर्म सेल्स। ठीक है, पकड़ लो एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है, उनके स्किन से हमने एक सेल लिया, फीमेल के स्किन से हमने एक सेल लिया, ठीक है, और मेल्स के स्किन से हमने एक सेल लिया, उस सेल में हम लोग कुछ जीन्स मतलब डीएनए उसमें हम लोग इंफ्यूज करेंगे। सेम सिमिलरली हम उस फीमेल के सेल सेल में जो हमने लिया है स्किन से, उसमें हम लोग एक डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे ये एक स्टेम सेल बन जाएगा, स्टेम सेल। ठीक है, एंड दिस स्टेम सेल नाउ विल कन्वर्ट इनटू, इन केस ऑफ मेल, a sperm cell, in case of female an egg, and then बाहर में ही will fertilize them, same like आईवीएफ, है ना। आईवीएफ में क्या है, हमने मेल से फीमेल से उनका एग सेल और स्पर्म सेल लिया, बट आईवीजी में क्या है, आईवीजी में हमने बाहर में ही उनके सिंपल बॉडी सेल से ही हमने स्पर्म सेल्स और एग सेल्स बनाए। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी कैन ट्रांसपोर्ट इट टू द फीमेल बॉडी और एनी सरोगेट मदर। ठीक है, अगर उस फीमेल में इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तब तक। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, आईवीजी इज द न्यू टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स एग्स एंड स्पर्म सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स collected from skin, hair, or blood. This lab-grown gametes can be fertilized to create embryo, which is implanted into a surrogate to carry the pregnancy. ठीक है, तो साइंटिस्ट इन जापान
सक्सेसफुली प्रोड्यूस माइस यूजिंग आईबीसी। तो ये जो टेक्निक है ना, वो जापान में ही हुआ है। ठीक है। इट कुड अलाउ सेम सेक्स कपल्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है। ओल्डर इंडिविजुअल्स जिनका एज हो गया, जिनमें स्पर्म सेल्स या एग सेल्स नहीं बन रहे हैं, और इनफर्टाइल पीपल टू हैव देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन विदाउट द नीड ऑफ द डोनर, एज द केस ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ में पकड़ लो, उस मेल में फीमेल में, ये फिर पकड़ लो जो मेल है उसमें स्पर्म नहीं बन रहे, तो क्या करेंगे, किसी से लेंगे ना स्पर्म। एक मूवी देखा ना आपने, विकी डोनर। सेम यहाँ पे आईबीएफ में था। तो आईबीएफ से ज्यादा अच्छा स्टेप है आपका आईबीजी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेम सेल्स क्या है, ठीक है, बस जान लो। स्टेम सेल्स आर यूनिक सेल्स that generate specialized cells like blood, bone and muscle, playing a vital role in tissue repair and body friendly। ठीक है। तो जैसे कि स्टेम सेल्स से हम लोग क्या देखा, हमने देखा कि स्टेम सेल्स से क्रिएट स्पर्म सेल्स या आपका एग सेल्स। ठीक है। ठीक है। बट स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल है ना दैट कैन क्रिएट ब्लड, बोन, है ना। पकड़ लो, अगर आपको आपको होता क्या, आपने आज ब्लड दिया, ठीक है, तो फिर से क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपका ब्लड दिया तो आपका ब्लड कम हो गया, नहीं ना। एज टाइम पास ऑन आपको जो जो ब्लड दिया है आपने, वो फिर से आ जाएगा ना। तो स्टेम सेल्स वो सेल्स है जो आपको बॉडी में जो लॉस हो रहा है उसको फिर से रिगेन कर सके। ठीक है। पकड़ लो आपको कट हो गया, तो आपको बॉडी में कट हो गया, तो क्या होता है, फिर से वापस सेल्स आ जाते हैं ना। तो मतलब आपका जो स्किन सेल्स है वो भी क्या, एक स्टेम सेल ही है, पकड़ लो। ठीक है। देखे ना, रिजेनरेट। ठीक है। एस एज हो ना, जितना आपको एज हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, तो जो सेल्स जो फिर से बनते हैं ना बॉडी में, वो स्टोर होता है, इसलिए वो जल्दी हील नहीं होता है, एस यू गेट एज। ठीक। तो टाइप क्या देखते हैं इसमें, दैट इज एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है। कैन बिकम एनी सेल्स टाइप सोर्स फ्रॉम एम्ब्रायोस। तो एम्ब्रायो ना, बच्चे जो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उस टाइम में ये सब सेल दिखा जाता है। ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स जेनेट ओनली फॉर देयर टिश्यूज, है ना। तो टिश्यू सही टिश्यू बनने के लिए ही काम आता है, लाइक ब्लड स्टेम सेल्स। ठीक है। एंड थर्ड, आपका इंड्यूस प्लूबिटेंट स्टेम सेल्स, इंसान लैब मेड सेल्स मिमिक करते हैं, मिमिक है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। तो ये आपको नहीं चाहिए बेसिकली, आप इतना डिटेल आपको चाहिए नहीं, फिर भी मैंने आपको बोल दी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका चीता कब्स बर्थ इन कुल्लू नेशनल पार्क, है ना। तो अभी देखते हैं। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में है ये नेशनल पार्क। ठीक है। जहाँ पे चीता ने दो कब्स को पैदा किया। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट डाटा कुछ कुछ है, लाइक पकड़ लो, जो नेशनल पार्क है कुल्लू नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये एमपी में है। ठीक है। तो ये वाज एस्टैब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब, 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था, और नेशनल पार्क 2018 में डिक्लेयर किया गया। ठीक है। तो ये डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। और इसमें क्या क्या है, इस नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं, ठीक है, तो ये जैसे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। एंड द कुनो रिवर है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, है ना। चंबल ट्रिब्यूटरी जो है, चंबल रिवर जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, फ्लोज थ्रू दिस पार्क। और ये कहाँ पे है, ये नियर विंध्यायन हिल्स, है ना, विंध्यायन हिल्स के पास में है। ठीक है। तो कुछ डाटा से सब आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। ठीक है। एंड चीता, चीता बेसिकली आर इन टू फॉर्म्स, है ना। एक अफ्रीकन चीता है, आपका एशियन चीता है ना। तो आपका एशियाटिक चीता है, बेसिकली वो अभी कम ही है, बहुत ज्यादा बचा नहीं है, और कुछ बचा हुआ है वो सिर्फ ईरान में ही है। ठीक है। एंड दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है। जो ऐसा दिखता है ना आपको, तो ये बेसिकली ये क्या है, एसिडिक चीता है। एसिडिक चीता का जो रंग है उसका लाइट है। ठीक है। और जो अफ्रीकन चीता है उसका रंग जो है थोड़ा डार्क है। तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली स्किन में क्या है, इट इज वल्नरेबल। ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ टॉपिक, दैट इज द फोर्ट विलियम्स रीनेमस विजय दुर्ग, है ना। फोर्ट विलियम बेसिकली पता होगा ना आपको, बेसिकली इन दिनों ब्रिटिश के टाइम पे ये हेडक्वार्टर था इन कलकत्ता। ठीक है। तो इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर इन कलकत्ता। ठीक है। तो बेसिकली पहले क्या था, ब्रिटिश के टाइम पे फोर्ट विलियम बेसिकली वाज क्रिएटेड, है ना, वाज एस्टेब्लिश। फोर्ट विलियम बेसिकली बाद में बन गया कलकत्ता, और आज बन गया कोलकाता। ठीक है। तो वो एक हेडक्वार्टर था बेसिकली ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, बाद में वो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर बना। तो फोर्ट विलियम द इंडियन आर्मी ईस्टर्न
कमांड हेडक्वार्टर इन कोलकाता हैज बीन रीनेम्ड एज विजयदर्ग, ठीक है, ताकि जो कॉलोनियल इम्प्रिंट्स उसको रिमूव कर सके, ठीक है, नाम को चेंज कर दिया गया, ठीक है। इट इज नेम आफ्टर महाराष्ट्र ओल्डेस्ट सिंधु दर्ग फोर्ट, ठीक है। तो विजयदर्ग जो नाम दिया गया है वो नेम आया है आफ्टर द महाराष्ट्र ओल्डेस्ट सिंधु दर्ग फोर्ट, ए फॉर्मर मराठा नेवल बेस अंडर छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो उसके उनके नाम के अंदर में फोर्ट विलियम का नाम को चेंज किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। द फोर्ट विलियम इज लोकेटेड इन कलकत्ता ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द हुगली रिवर एंड वाज नेम्ड आफ्टर किंग विलियम थ्री ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। The original fort was built by British in 1696 under John Gosborg Ruff and completed in 1706. तो सर गॉल्सबोर रफ के टाइम में ये बनाया गया, ठीक है, स्टार्ट हुआ था और आफ्टर 10 इयर्स इसको कंप्लीट किया गया, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं फोर्ट विलियम का। ब्लैक होल इंसिडेंट ना, तो पता है आपको ब्लैक होल इंसिडेंट, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन्हें हिस्ट्री पता होगा। टाइम ऑफ सिराज उद्दौला के टाइम पे जो हुआ था ब्लैक होल इंसिडेंट, है ना, वो इस फोर्ट विलियम में ही हुआ था, ठीक है। It houses a war memorial with artifacts from the 1971 Indo-Pak War, 1971, sorry mistake हो गया थोड़ा यहाँ पे, 1965 Indo-Pak War and 1971 कांग्रेस लिबरेशन वार हो, ठीक है। तो ये ठीक कर लूंगा मैं बात। इस टॉपिक है इंडिया द ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द साउथ, ठीक है। तो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ क्या है ना, ऐसा नहीं कि नॉर्थ साइड में जो कंट्रीज है वो ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, जो साउथ में वो साउथ में आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ग्लोबल साउथ मतलब क्या है, जो पोर कंट्रीज है ना, लाइक अगर आप देखो इसमें आप जो ऊपर की तरफ है, अमेरिका है, यूरोप है ना, रशिया है ना, ये जो साइड आ रहा है ये भी ग्लोबल नॉर्थ में ही आएगा, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो क्या होता है, और जो नीचे है वो है अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है ना, जो पोल कंट्रीज है, लाइक पेरू वगैरह हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, ठीक है। तो पास्ट में 1940-50 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो उसके टाइम के पहले क्या हुआ था, इसमें एक सेपरेशन किया गया है जिसको ग्लोबल साउथ बोला गया है, जो पोर कंट्रीज है, तो ग्लोबल नॉर्थ बोला गया जिसको जो रिच कंट्रीज है, ठीक है। तो न्यूज से देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाईलाइटेड इंडिया's commitment to amplify the global south voice, है ना, and leading inclusive global governance reform aim to serve as a bridge between the global north and global south, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है टू बिकम ए लीडर द ग्लोबल साउथ, या टू इमर्ज एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, है ना, ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के रिगार्डिंग ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, ग्लोबल साउथ, ठीक है, उसको हाउ इंडिया सेटिंग एज अ ब्रिज, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट एक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट लाया गया है ना, ये एक स्टेप है ताकि जो भी ग्लोबल साउथ है दे कुड गेट सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ, ये एक इनिशिएटिव लाया गया है बाय इंडिया, ठीक है। तो ये सब पहले लिया गया है, मैं यहाँ पे लाइन अप कर रहा हूँ आप लोग के लिए। और सेकंड आपका है इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन G20, है ना, जो इंडिया में हुआ था। जब इंडिया में हुआ था तो क्या हुआ था, इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट जो है वो हो सके इन अफ्रीकन रीजन इन सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ठीक है। तो पता ही होगा आपको ड्यूरिंग कोविड टाइम इंडिया ने डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज, डिफरेंट पोर कंट्रीज, जो पोर कंट्रीज है उनको वैक्सीन दिया है, ठीक है। तो अंडर दिस इनिशिएटिव वैक्सीन वाज प्रोवाइडेड टू दिस कंट्रीज, टू दोस कंट्रीज, ठीक है। थर्ड, इंडिया का एक मेजर रोल है इन क्रिएशन ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड, है ना। तो ये एक फंड बनाया गया था ताकि जो भी वनरेबल नेशंस है ना, मतलब जो भी नेशंस है जिनको इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, है ना, लाइक पकड़ लो मालदीव वगैरह, मालदीव्स वगैरह। तो मालदीव्स वगैरह बेसिकली कहाँ पे, बेसिकली दिस कंट्रीज आर, फिर जो भी अफ्रीकन का जो है ना कोस्टल स्टेट्स है, अफ्रीकन का जो भी कोस्टल रीजन है ना, जो सी के पास है, ठीक है, तो उनको जो इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि वो सब सी लेवल के आसपास है ना। तो सी लेवल के आसपास होने से क्या हो रहा है, जो सी लेवल बढ़ रहा है रिसेंटली, तो इम्पैक्ट उनका ज्यादा होगा, ठीक है। या फिर जो किसी भी कंट्री को ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो
वो सब चीजें को वो सब चीजें को सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके थ्रू ये फंड क्रिएट किया गया, ताकि जो भी वल्नरेबल नेशंस उनको एक सपोर्ट मिल सके टू फाइट विद दिस क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो चैलेंजेस क्या क्या है ना, ये तो हमने देखा कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया है इंडिया ने। तो किस किस चीज में इंडिया फेल हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट है मैनेजिंग चाइना's इन्फ्लुएंस, है ना। क्योंकि चाइना के पास क्या है, दे हैव मनी, दे हैव मनी पावर, फाइनेंशियल पावर। ठीक है। तो लोग करते क्या है पता है ना, दे प्ले चेक एक्सक्यूज मी, दे प्ले चेक बुक डिप्लोमेसी, दे प्ले चेक बुक डिप्लोमेसी। तो इसमें होता क्या है, दे फंड दी पुअर कंट्रीज, है ना, फंड करते हैं पुअर कंट्रीज को। एंड उसके बाद जब वो जो कंट्रीज है, वो लोग जब जो भी लोन वगैरह है वो रिपे नहीं कर पाते हैं, है ना, दे प्रोवाइड लोन टू द वीक कंट्रीज। और जब वो कंट्री लोन दे नहीं पाते हैं, तो वो करते क्या है, दे ओवर पावर देम ना, चाइना ओवर पावर दोस कंट्रीज, है ना। और उनका पोर्ट हो गया, है ना, लाइक श्रीलंका में आपने देखा होगा, पोर्ट दे हैव कैप्चर्ड द पोर्ट। या फिर जो भी पोर्ट वगैरह है, या फिर जो भी, है ना, कंट्रीज है जो आप लोग दे नहीं पा रहे हैं उनको, करता है ओवर पावर। ठीक है। तो इंडिया के पास उतना पैसा है नहीं, तो इंडिया इज फेलिंग टू मैनेज चाइना's इन्फ्लुएंस इन दोस ग्लोबल साउथ कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट, डिलेस इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो देखा होगा आपने कलादार मल्टीपुलर प्रोजेक्ट, है ना, म्यांमार में जो बन रहा है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया, है ना, 20 साल हो गया है, अभी तक वो कंप्लीट हुआ नहीं। लैक ऑफ कंसिस्टेंट एंगेजमेंट, है ना। तो इंडिया लिमिटेड एंगेजमेंट विद ट्रेडिशनल ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म्स लाइक नैम, है ना, नैम समिट, है ना, नैम जो बनाया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, G77, जहाँ पे 4 कंट्रीज वगैरह ग्लोबल साउथ कंट्रीज है। तो वो सब समिट में इंडिया जा नहीं रहा है, लेस इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। एंड दी एब्सेंस इन दी इंडिया अफ्रीका समिट, है ना। तो जो भी, एक तो आप बोलते हो कि ग्लोबल साउथ से आप, ग्लोबल साउथर्न कंट्रीज के लिए आप काम कर रहे हो, बट जो मेन समिट वगैरह है वहां पे आप जा नहीं रहे हो, जो जहाँ पे जहाँ पे डिस्कशन कैन बी डन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ रीजन। ठीक है। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंट एंगेजमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है। बैलेंसिंग टाइम्स इन द ग्लोबल नॉर्थ, है ना। तो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज लाइक यूएसए, है ना, यूरोप के साथ काम करते करते आप ग्लोबल साउथ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो इंडिया deepening ties with the US and Europe must not alienate global South allies, है ना। Balancing US, European Union and neighboring countries, है ना, exploration remains a global challenge। ठीक है। तो मतलब वही बोल रहा है कि एक बैलेंस करना चाहिए इंडिया को, है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, है ना, दोनों साइड में एक बैलेंस होना चाहिए। तो ग्लोबल नॉर्थ में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल साउथ में इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है। ठीक है। एंड लास्टली, द बिग ब्रदर एटीट्यूड। ठीक है। तो बोलते ना, बड़ा भाई का एटीट्यूड, है ना। तो बड़ा भाई एटीट्यूड मतलब क्या है, बड़ा भाई लाइक इंडिया एक्टिंग लाइक ए बिग ब्रदर। ठीक है। जो बाकी जो कंट्रीज के रिगार्डिंग, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है उनके रिगार्डिंग बोलता तो है, लेकिन काम करता नहीं, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो सम ग्लोबल साउथ नेशंस व्यू इंडिया ओवर असर्टिव, है ना, मतलब इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इन देयर पर्सनल इश्यूज लाइक नेपाल इश्यूज, पता होगा आपको, जिन्होंने, जो लोग आईआर पढ़े होंगे पता होगा उनको, नेपाल इश्यूज में इंडिया का इनिशिएटिव, या इंडिया इन्वॉल्वमेंट इन श्रीलंका इनिशिएटिव। ठीक है। तो दोस्त इनिशिएटिव वेर एक्टिंग एज ए बिग ब्रदर एटीट्यूड। ठीक है। तो वो सब एटीट्यूड के कारण इट माइट हैम्पर दिस स्टेप टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ठीक है। तो आज इतना तक ही है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।